इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रिंट फंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो में भी हम लोग यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी हमने पाइथन शेल पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, या हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट इस तरह से यूजर को डिस्प्ले हो, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है, यानी कि हम पाइथन में किस तरह से प्रिंट फंक्शन की कमांड देते हैं। तो आप पाइथन में जब भी प्रिंट फंक्शन की कमांड देते हैं तो आप हमेशा प्रिंट को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, क्योंकि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे अगर आप कैपिटल पी लिख देंगे तो इस कमांड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको जब भी प्रिंट कमांड देनी होती है तो आपको उसको स्मॉल लेटर्स में देनी होती है। तो एक ये वन ऑफ द वे है प्रिंट कमांड को देने का पाइथन में। अगर आपने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो आपने जितनी भी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, आप सबसे पहले वो सारी वैल्यूज मेंशन करते हैं कॉमा के साथ, और फिर उसके बाद आप सेपरेटर मेंशन कर सकते हैं कि आप इन दोनों वैल्यूज को किस चीज के साथ सेपरेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप @ के साइन के साथ सेपरेट करना चाहते हैं, कॉमा के साथ करना चाहते हैं, डॉलर साइन के साथ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट चीज है यहाँ पे एंड। आप इन वैल्यूज को जब भी प्रिंट करवाओ उसके बाद आप क्या चाहते हो कि एंड में कौन सा सिंबल डिस्प्ले हो। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप किसी और सिंबल के साथ एंड करना चाहते हैं अपना स्टेटमेंट, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एक और सिंटेक्स है प्रिंट कमांड का, इसमें आप सिंपली इन दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी आपने चीज प्रिंट करवानी है, आप उसको सिंपली इसके बीच में लिख के एंटर की प्रेस कर दे, तो जो भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा होगा वो आपका स्क्रीन पे एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम दोनों सिंटेक्स को परफॉर्म करके देखते हैं पाइथन शेल पे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया। हम सबसे पहले प्रिंट कमांड देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही टाइप करके देखती हूँ कि मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं प्रिंट में दूंगी वही मेरे को सेम एज आउटपुट भी मिल जाएगा। तो प्रिंट कमांड में हम सिर्फ वर्ड्स या फिर सेंटेंस प्रिंट कराने के लिए नहीं यूज करते। अगर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा के उसका रिजल्ट चाहिए तो हम वो भी प्रिंट कमांड में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में मेरे को इस अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट मिल गया है। तो अगर मैं प्रिंट कमांड का पी कैपिटल करके दूं तो मेरे को क्या मिलेगी आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को सिंटैक्स एरर मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल पी से कोई भी कमांड नहीं है पाइथन के लिए। तो इसका मतलब कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स वाली कमांड का अलग मीनिंग है और स्मॉल लेटर्स वाली कमांड का अलग मीनिंग है। तो हमेशा हमें प्रिंट कमांड स्मॉल लेटर्स में ही देनी होती है। तो अब हम सेपरेटर वाला सिंटेक्स यूज करके देख लेते हैं। तो जब भी आपको वैल्यूज को सेपरेट करना होता है तो आप सेपरेटर मेंशन करते हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस सेपरेटर है। सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू स्पेस के साथ सेपरेट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे सेपरेटर मेंशन करूँ, अब अगर मेरे को कोई भी पुरानी कमांड यूज करनी है जो भी मैंने जब से पाइथन शेल ओपन किया है जो भी यूज किए हैं, तो आप ऑल्ट पी से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं ऑल्ट पी प्रेस कर रही हूँ, जितनी कमांड मैंने अभी तक दी है वो सब आई मेरे को। तो अब मेरे को ये वाली कमांड यूज करनी है और सेपरेटर मेंशन करना है। जब भी आपको सेपरेटर मेंशन करना होता है तो आपको वैल्यू के एंड में एक कॉमा देना होता है, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि आपकी अब नेक्स्ट कमांड शुरू हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये @ के साइन के साथ सेपरेट हो। तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज @ के साथ चेंज हो रही हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज \n के साथ हो। तो \n क्या करता है, हर एक वैल्यू को न्यू लाइन में डिस्प्ले करा देता है। अब हम एंड कमांड भी यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जो सेपरेटर है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा एंड भी शो हो। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो उसी लाइन जो भी आपकी एंड वैल्यू होगी उसके बाद आपका एंड वाला जो भी आप एंड में सिंबल मेंशन करोगे वो आ जाएगा। वो भी मैं अभी ट्राई करके दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे आपने एंड कमांड, आप देख सकते हैं कि 4 के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल गया। तो अब अगर हम यहाँ पे \n ही के साथ एंड कमांड दें तो ये सिंटेक्स एरर आ गया है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। ओके, यहाँ पे आपको हर एक कमांड, जो भी आप नई कोई कमांड दे रहे होते हैं तो आपको कॉमा देना। तो आप देख सकते हैं कि 4 के बाद मेरे को एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क शो हो गया है। तो ये सब था आपकी प्रिंट कमांड के रिलेटेड। तो आप और भी सारे सेपरेटर्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार मार्क यूज कर सकते हैं, \t यूज करके आप टैब के साथ भी दे सकते हैं। चलो अब हम टैब के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं n का t कर दूं तो आप देख सकते हैं कि टैब स्पेसेस के साथ मेरी सारी वैल्यूज सेपरेट हो रही है और एंड में मेरे को एक्सक्लेमेटरी मार्क भी मिल रहा है। तो ये सब था आपकी प्रिंट कमांड के रिलेटेड। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल सिंपली आपके एक कंटेनर होता है जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ताकि आप उस वैल्यू को बाद में चेंज कर सके, और अगर आपको प्रोग्राम में उस वैल्यू को फिर से यूज करना है तो आप उसको फिर से असेस करके यूज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं वेरिएबल पाइथन में क्या है। तो सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको आपने नाम दे दिया x। तो अब ये x किसी भी आर्बिटरी ऑब्जेक्ट या फिर कंटेनर को पॉइंट कर सकता है। तो इस केस में हम चाहते हैं कि ये जो हमारा x वेरिएबल है ये एक ऐसे कंटेनर या ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे जिसमें कि हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करें। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो x है ये किसी भी एक कंटेनर या फिर ऑब्जेक्ट का नाम बन जाएगा, और अब हम इस कंटेनर या फिर ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, यानी कि वो नंबर और डिजिट्स की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक वे किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कंटेनर को नाम देने का, ताकि हम उस कंटेनर या ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यूज स्टोर कर सके। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल का नाम हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, यानी कि हम कौन से रूल्स को फॉलो करके वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आ जाता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा ही एक अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ, क्योंकि वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेस नहीं होती है। और थर्ड रूल आ जाता है ये कि वेरिएबल के नेम में आप जितने मर्जी चाहो नंबर्स, लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, लेकिन इन तीनों चीजों के अलावा आपको कोई और भी कैरेक्टर यूज नहीं करना है वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए। फोर्थ रूल आ जाता है कि आप पाइथन कीवर्ड को यूज करके कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। पाइथन कीवर्ड्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वो जो भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स यूज करके कोई भी वेरिएबल को नाम नहीं देना है। नेक्स्ट रूल आ जाता है कि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। लास्ट रूल आ जाता है हमारा कि आपको हमेशा ऐसी ही तरह के वेरिएबल्स नेम चूज करने चाहिए जो कि एक इंडिकेशन दे सके यूजर को कि आप किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टेम्परेचर क्या टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको टेम्परेचर नाम दे सकते हैं। अगर आप स्पीड के लिए वेरिएबल कोई डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप उसको स्पीड नाम देके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आइडेंटिटी, सेकंड कंपोनेंट आ जाता है टाइप एंड थर्ड कंपोनेंट आ जाता है वैल्यू। तो अब हम वन बाय वन तीनों कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक वेरिएबल के। तो अब डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ वेरिएबल। तो बेसिकली जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो जब हम उसकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं तो आइडेंटिटी हमें बताती है कि वो जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है मेमोरी की, क्योंकि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके हमारी वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, यानी कि वो मेमोरी की किसी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसलिए वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है वो तभी डिस्ट्रॉय या फिर डिलीट होगा जब हम
उस प्रोग्राम को डिलीट कर देंगे जिस प्रोग्राम में हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा। तो अब हम आइडेंटिटी किस कमांड के साथ चेक करते हैं पाइथन में, तो हम सिंपली आईडी लिख के और ब्रैकेट में जिस भी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट का हमें आईडी पता करना है तो हम उसको मेंशन कर देते हैं। तो अब हम ये कमांड ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले किसी वेरिएबल की आईडी चेक करके देखते हैं। तो आईडी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमें जो भी वेरिएबल देना है हम पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा हमेशा ही इक्वल्स टू का साइन होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं एक्स टाइप करके एंटर की प्रेस करती हूँ तो एक्स में जो भी वैल्यू मैंने असाइन की है वो मेरे को एज अ आउटपुट मिल जाएगी। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं y। तो अब देखेंगे आप कि y में 20 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब अगर मैं x प्लस y करूँ तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा 30। तो अब हम आईडी चेक करके देखते हैं। तो आप जब आप x की आईडी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस है जहाँ पे भी कंप्यूटर ने हमारी x की वैल्यू को स्टोर किया। अगर आप वैल्यू से आईडी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एड्रेस सेम ही है। अब अगर हम y की आईडी चेक करते हैं तो y की एड्रेस कुछ अलग है, यानी कि कंप्यूटर ने y की वैल्यू को कहीं और जाके स्टोर किया है। अगर अब हम वैल्यू से चेक करेंगे, यानी कि अब अगर हम जो हमारा आउटपुट आया था 30 वो कंप्यूटर ने कौन से मेमोरी एड्रेस पे सेव किया, अगर वो हम चेक करना चाहते हैं तो हम सिंपली वैल्यू दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने इसको कहीं और जाके किसी और एड्रेस पे जाके सेव किया है। तो अब जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, अगर आप उसकी आईडी चेक करते हैं, जैसे हमने z को डिक्लेयर नहीं किया, अगर हम अब z की आईडी चेक करेंगे तो आपको एक एरर मिल जाएगा कि z तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो उसको हमने किसी भी मेमोरी में जाके सेव नहीं किया। अगर अब आप z डिक्लेयर कर देते हैं एज अ 30 तो z की आईडी चेक करेंगे तो z की जो वैल्यू है वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गई है। तो ये था आपका आईडी के रिलेटेड, और आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ अ वेरिएबल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है टाइप ऑफ वेरिएबल। तो टाइप ऑफ वेरिएबल हमें ये बताता है कि जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसमें हमने कौन से टाइप का डाटा स्टोर करवाया है, यानी कि हमें डाटा टाइप पता चलती है वेरिएबल की जब हम टाइप चेक करते हैं किसी वेरिएबल का। तो डाटा टाइप फर्दर कैटेगराइज है पाइथन में। तो सबसे फर्स्ट डाटा टाइप आ जाती है हमारी नंबर। तो जब भी हम नंबर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम किसी भी कीवर्ड को यूज करके नंबर टाइप का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, क्योंकि पाइथन खुद ही अज्यूम कर लेता है कि ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये नंबर टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि नंबर डाटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमने किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करवाना होता है। तो नंबर डाटा टाइप भी फर्दर कैटेगराइज है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर डाटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि हमने जब भी ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट कीवर्ड को यूज करते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप में सारे जो नंबर्स हम यूज कर सकते हैं वो उनकी रेंज आ जाती है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से स्टार्ट होके आपके पॉजिटिव 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स हैं आप उनको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप भी फर्दर कैटेगराइज है बूलियन में। तो बूलियन डाटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमें 2 पॉसिबल वैल्यूज की फॉर्म में अपना रिजल्ट चाहिए होता है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो बूलियन के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है आपका बूल। तो ये सब स्मॉल लेटर्स में है। तो नेक्स्ट डाटा टाइप अंडर नंबर डाटा टाइप आ जाती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट कीवर्ड के साथ, ये भी आपका स्मॉल लेटर में ही आ जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमने रियल नंबर्स को स्टोर करवाना होता है किसी वेरिएबल में, यानी कि जब हमने कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे पास डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट है तो तब हम फ्लोट
फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो इनकी रेंज आ जाती है 53 बिट पर प्रिसिशन तक। ठीक है, तो नेक्स्ट डाटा टाइप अंडर नंबर आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब भी हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर डाटा टाइप यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली किसी भी वेरिएबल को असाइन करवा देते हैं वैल्यू, जैसे कि 2+5i, या फिर आप लिख सकते हो 3+6j। तो अब जब आप इसके आगे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे जैसे कि x इक्वल्स टू 2, तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन है वो अज्यूम कर लेता है कि x में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप की वैल्यू है। तो नेक्स्ट डाटा टाइप आ जाता है नन। तो नन एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसमें कि हम एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करा सकते हैं, दैट इज नथिंग। तो नन हम तभी यूज करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवानी होती। तो सपोज मैंने एक z वेरिएबल डिक्लेयर किया और मेरे को इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है, तो मैं इसके आगे सिंपली नन लिख दूंगी विद कैपिटल N। तो जब भी मैं पाइथन शेल में कमांड लिखूंगी कि मेरे को z की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगी। लेकिन अगर मेरे को z की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो मेरे को प्रिंट के अंदर z मेंशन करना पड़ेगा। तो फिर जो पाइथन है वो मेरे को z में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको दे देगा। तो अब हम ये वाली कमांड ट्राई करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्दर डाटा टाइप्स जो भी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डाटा टाइप आ जाता है हमारा सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस डाटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमने सीक्वेंस की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाना होता है किसी वेरिएबल में। तो सीक्वेंस भी फर्दर कैटेगराइज है, तो वो है आपका स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, टपल्स की फॉर्म में और लिस्ट की फॉर्म में। तो ये हम सारे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट डाटा टाइप की कैटेगरी आ जाती है सेट्स की, और नेक्स्ट डाटा टाइप की कैटेगरी आ जाती है मैपिंग। मैपिंग के अंदर भी एक और आ जाता है आपका डिक्शनरी। तो ये सारे डाटा टाइप्स हम फर्दर डिटेल्स में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप फंक्शन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो टाइप फंक्शन हम तभी यूज करते हैं जब भी हमें पता करना होता है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है इसमें कौन से टाइप का डाटा होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर हमें पर्टिकुलरली फाइंड करना होता है कि ये जो वैल्यू है ये कौन से टाइप की डाटा है। तो उस केस में हम लोग टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो टाइप फंक्शन यूज करने के लिए हम सिंपली टाइप लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, और ब्रैकेट्स में हम या तो नेम ऑफ वेरिएबल मेंशन कर देते हैं या फिर वैल्यू मेंशन कर देते हैं जिसका भी हमने डाटा टाइप फाइंड करना होता है। तो लास्ट कंपोनेंट आ जाता है वेरिएबल का, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल में हमें जब भी वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो हम इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हम वेरिएबल्स में हमेशा वैल्यूज क्यों स्टोर करवाते हैं, ताकि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर लेटर ऑन हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है तो हम इजीली वेरिएबल नेम से उस वैल्यू को चेंज कर सकें, और अगर हमने उस पर कोई मैनिपुलेशन करनी है तो हम इजीली उस पर मैनिपुलेशन कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम बिल्डिंग ऑफ अ वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक नाम दे देते हैं ताकि आप इस ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू को स्टोर कर सके। तो अब आप वैल्यू या डाटा किस तरह से स्टोर करवाते हैं इस ऑब्जेक्ट में, आप इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ, जिसको कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो सपोज मेरे को x में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इसमें 10 वैल्यू स्टोर करवा दूंगी। तो जो x है वो किसी ना किसी कंटेनर को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे वो 10 वैल्यू को स्टोर करेगा। अब हम ये सारी कमांड्स पाइथन शेल पे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो टाइप चेक करने के लिए किसी भी वेरिएबल की हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने x वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको 100 वैल्यू असाइन कर दी, ऑल्दो ये कमांड हमने पहले भी यूज किया। अब मैं एक और वेरिएबल यूज करती हूँ और इसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अब अगर मैं इन दोनों पे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब अगर मैं टाइप चेक करती हूँ x की, तो कंप्यूटर मेरे को बता रहा है कि जो x वेरिएबल है वो इंटीजर क्लास का वेरिएबल है, और अगर मैं y की टाइप चेक करती हूँ तो मुझे कंप्यूटर बता रहा है कि वो फ्लोट क्लास का वेरिएबल है। अगर आप किसी वैल्यू से टाइप चेक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख दूँ तो मुझे बता देगा ये जो वैल्यू है ये फ्लोट क्लास की है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिख दूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमेशा आपको जे ही यूज करना होता है। अगर आप जैसे अब आप देख सकते हैं कि मेरे को कंप्यूटर ने बता दी कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास का वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे जे के जगह कोई और चीज मेंशन करूंगी तो मेरे को एरर मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिक्लेयर करने होते तो आप जे के साथ ही कर सकते हो। ऑल्दो आप जे कैपिटल या स्मॉल अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैं कैपिटल जे के साथ बताती हूँ आपको, तो भी वो मेरे को बता रहा है कि ये जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स क्लास की वैल्यू है। तो अब हम बूल भी चेक कर लेते हैं। तो बूल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले बूल लिखना होता है, और जो भी आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करनी है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट, तो जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए आपको प्रिंट में बूल कमांड देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट इसका फॉल्स मिल गया है। तो बूल आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बूल अंडरस्कोर। आपको बूल हमेशा लिखना ही है। तो आप अगर बूल अलग अलग वेरिएबल बूल का डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप _1 _2 करके भी ये कमांड दे सकते हैं। तो ये अब मेरा बूल _1 एक वेरिएबल बन गया है। तो इसमें जो भी मेरे को एक्सप्रेशन चेक करना है वो मैं चेक कर सकती हूँ। ओके, मैंने इक्वल्स टू लिख दिया है। यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को इक्वल्स टू के साथ चेक करना है तो मेरे को डबल इक्वल्स टू यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रिंट में बूल _1 का एक्सप्रेशन का आंसर चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि वो मेरे को ट्रू आंसर दे रहा है। तो अब हमारा एक और डाटा टाइप था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में आपको str देके जिस भी आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करोगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर हेलो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए मेरे को प्रिंट कमांड ही यूज करनी पड़ेगी। प्रिंट में जब मैं str दूंगी तो वो मेरे को हेलो प्रिंट करवा देगा। तो अब हम वेरिएबल एक और वे में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को y फ्लोट का चाहिए तो मेरे को फ्लोट मेंशन करना पड़ेगा पहले क्लास, और जो भी मेरे को वैल्यू देनी है वो मेरे को देनी। तो अब अगर मैं y की वैल्यू चेक करूंगी तो उसमें 7.6 है इंस्टेड ऑफ जो हमने पहले 6.78 दी थी। तो इस तरह से वैल्यू डिक्लेयर करने में और इस तरह से वैल्यू डिक्लेयर करने में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि यूजर को ईज हो जाता है समझने में कि जो y है वो फ्लोट क्लास का वेरिएबल है, इंस्टेड कि उसको टाइप चेक करने से वो यहीं से समझ सकता है कि ये जो वेरिएबल है ये फ्लोट क्लास का वेरिएबल है। तो अब आप मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज एक ही कमांड में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ अब a b c 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, तो इनको वैल्यू असाइन करने के लिए मेरे को एक इक्वल्स टू का साइन यूज करना होगा, और जो भी वैल्यू मेरे को इनको असाइन करनी है वो मेरे को टाइप करनी होगी। तो अब अगर मैं a की वैल्यू चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं b की फिर c की। तो इन कंप्यूटर ने 2 वैल्यू a को असाइन कर दी है, 3 b को असाइन कर दिया और 4 c को असाइन कर दिए। एक और वे है मल्टीपल वेरिएबल्स में अगर आप सेम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। जैसे अगर अब मैं वेरिएबल लेती हूँ qr और s, और मैं चाहती हूँ इन तीनों में सेम ही वैल्यू 100 असाइन हो, तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं q की वैल्यू चेक करूंगी, r की, s की, तीनों वेरिएबल्स में 100 वैल्यू असाइन होगी। तो ये सब था आपका असाइनमेंट के रिलेटेड, टाइप के रिलेटेड, और वेरिएबल्स को वैल्यू किस तरह से असाइन करते हैं हम उसके रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।